नमस्कार और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय वाकई दिलचस्प है। समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी एक अलग पढ़ाई का सब्जेक्ट कैसे बना। हाँ, नमस्कार। हमारे सामने कुछ स्रोत हैं जो समाजशास्त्र की ऐतिहासिक जड़ों, इसके विकास की कहानी और इसके बुनियादी सिद्धांतों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि समाजशास्त्र जो आज समाज को समझने में इतना अहम है, आखिर इतिहास के किन बड़े बदलावों और नई सोच की लहरों से पैदा हुआ, कैसे ये एक अलग पहचान बना पाया। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी जड़ें जानने से हमें पता चलता है कि आज की उलझी हुई दुनिया, चाहे वो वैश्वीकरण हो, डिजिटल युग की चुनौतियां हों या बढ़ती असमानता, इन सब को समझने में समाजशास्त्र हमारी मदद कैसे करता है। इसकी कहानी शुरू होती है 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप से, एक ऐसा दौर जब समाज में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर स्तर पर। तो वो कौन सी सोच थी, वो कैसा माहौल था जिसने समाजशास्त्र के बीज बोए? मतलब किस तरह की बौद्धिक जमीन चाहिए थी इसके लिए? हाँ, तो इसकी शुरुआत होती है ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट के दौर से, करीब 17वीं-18वीं सदी में। ये वो समय था जब सदियों पुरानी परंपराओं और धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठने लगे थे। जोर दिया जा रहा था तर्क पर, वैज्ञानिक सोच पर और इंसान की अपनी काबिलियत पर। अच्छा, मतलब पहले लोग बस मान लेते थे कि समाज ऐसा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, पहले माना जाता था कि समाज जैसा है वैसा ही रहेगा, ये ईश्वर की मर्जी है या परंपरा है। लेकिन ज्ञानोदय के विचारकों ने कहा, नहीं, समाज को समझा जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे मॉन्टेस्क्यू ने ये क्रांतिकारी बात कही कि कानून आसमान से नहीं टपकते, वो समाज की बनावट से ही निकलते हैं। हाँ, ये तो सुना है। या रूसो ने सामाजिक अनुबंध का विचार दिया कि सरकार लोगों की सहमति से बनती है, और कांट का नारा था जाने की हिम्मत करो, मतलब खुद सोचो, सवाल पूछो। इसी नई सोच ने ही वो जमीन तैयार की जिस पर समाजशास्त्र का पौधा उग सकता था। एक तरह से ये सोच कि समाज कोई दैवीय चीज नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई हुई चीज है जिसे समझा जा सकता है। कमाल है। मतलब ये सोच कि हम समाज का भी अध्ययन कर सकते हैं, जैसे विज्ञान में प्रकृति का करते हैं। तो क्या उस समय विज्ञान में हो रही तरक्की का भी इसमें कुछ हाथ था? बिल्कुल, यही बात और दिलचस्प हो जाती है। उस दौर में प्राकृतिक विज्ञानों में कमाल की खोजें हो रही थी। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए। हाँ बिल्कुल। जिनसे लगा कि ब्रह्मांड कुछ नियमों से चलता है। फिर बेकन जैसे विचारकों ने अनुभव यानी देखने और परखने पर जोर दिया। इससे लोगों में ये भरोसा जागा कि अगर प्रकृति के रहस्य खोले जा सकते हैं तो समाज के क्यों नहीं? क्या समाज के भी अपने नियम नहीं हो सकते जिन्हें हम खोज सकें? अच्छा, तो एक वैज्ञानिक नजरिया अपनाने की कोशिश। राइट। हाँ बिल्कुल। इसी विचार को ऑगस्ट कॉम्ट नाम के विचारक ने व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने ही समाजशास्त्र शब्द गढ़ा। अच्छा, कॉम्ट ने? हाँ, कॉम्ट ने, और प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया। आसान भाषा में कहें तो उनका मानना था कि समाज को समझने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीका मतलब निरीक्षण करना, आंकड़े जमा करना और फिर नतीजे पर पहुंचना, न कि सिर्फ अटकलें लगाना। उन्होंने तो विज्ञानों का एक क्रम भी बना दिया जिसमें समाजशास्त्र को सबसे ऊपर रखा। उनका मानना था कि ये सबसे जटिल विज्ञान है। अच्छा, और क्या कोई और वैज्ञानिक विचार थे जिन्होंने समाजशास्त्र को प्रभावित किया, जैसे डार्विन वगैरह का? हाँ बिल्कुल। एक और दिलचस्प विचार हर्बर्ट स्पेंसर का था। उन्होंने समाज की तुलना एक जीवित शरीर से की, जिसे जैविक सादृश्यता कहते हैं। शरीर से? हाँ, कैसे? जैसे शरीर के अलग अलग अंग, दिल, दिमाग, हाथ मिलकर काम करते हैं, वैसे ही समाज के अलग अलग हिस्से जैसे परिवार, अर्थव्यवस्था, सरकार मिलकर समाज को चलाते हैं और समय के साथ विकसित होते हैं। और हाँ, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का भी असर पड़ा। इससे ये विचार आया कि समाज भी सरल से जटिल रूप में विकसित होता है, बदलता है। ये दिखाता है कि शुरुआती समाजशास्त्री कैसे दूसरे विज्ञानों से, जैसे जीव विज्ञान से प्रेरणा लेकर समाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो विचारों की जमीन तैयार थी, विज्ञान से प्रेरणा मिल रही थी, लेकिन समाजशास्त्र को असल में जन्म देने के लिए शायद किसी बड़े झटके की जरूरत थी। वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने समाज को इतना बदल दिया कि उसे समझने के लिए एक नए विज्ञान की जरूरत महसूस हुई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बड़े झटके थे, दो क्रांतियां, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति।
इन्होंने यूरोपीय समाज को जड़ से हिला दिया, सचमुच भूचाल की तरह थी हैं। पहले फ्रांसीसी क्रांति 1789 की बात करते हैं। इसने क्या बदला? फ्रांसीसी क्रांति ने तो मतलब सब उलट पुलट कर दिया। इसने राजाओं और सामंतों के सदियों पुराने राज को उखाड़ फेंका। हाँ, वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व वाले नारे। बिल्कुल, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे नए और जोशीले विचार सामने आए। लोकतंत्र की लहर चली, लेकिन इसके साथ ही जबरदस्त हिंसा, अस्थिरता और अराजकता भी फैली। पुरानी व्यवस्था टूट गई थी, पर नई व्यवस्था क्या होगी, कैसे बनेगी, ये बड़ा सवाल था। समाज में एक तरह का डर भी था और उम्मीद भी। तो विचारकों ने इस पर सोचना शुरू किया होगा। हाँ बिल्कुल, इस उथल पुथल ने विचारकों को सोचने पर मजबूर किया। जैसे सेंट साइमन जैसे लोगों ने कहा कि समाज को वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने की जरूरत है, खासकर उद्योग के आधार पर। टॉकविल जैसे विद्वानों ने अमेरिका जाकर लोकतंत्र को करीब से देखा और उसके फायदों और खतरों का विश्लेषण किया। इस क्रांति ने समाज के सामने ये सवाल खड़े कर दिए, समाज में व्यवस्था कैसे बनी रहती है, बदलाव कैसे आता है, लोग एक साथ कैसे जुड़े रहते हैं। यही सवाल समाजशास्त्र के केंद्र में आ गए। अच्छा, मतलब समाज इतने बड़े बदलावों को कैसे संभालता है, ये समझने की जरूरत पैदा हुई। स्थिरता कैसे लाई जाए। समझ गया। और दूसरी बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। कारखानों, मशीनों और शहरों ने क्या असर डाला? औद्योगिक क्रांति ने समाज का पूरा ताना बाना ही बदल दिया। काम खेतों से निकलकर कारखानों में आ गया। भाप के इंजन, नई मशीनें, उत्पादन कई गुना बढ़ गया। हाँ, तरक्की तो हुई, लेकिन इसके साथ ही नई समस्याएं भी पैदा हुईं। बड़ी बड़े शहर बस गए जहां भीड़ भाड़, गंदगी और गरीबी थी। और सबसे बड़ी बात, दो नए वर्ग उभर कर सामने आए। एक तरफ अमीर कारखाने के मालिक मतलब पूंजीपति, और दूसरी तरफ गरीब मजदूर वर्ग, और इनके बीच की खाई बहुत गहरी थी। हाँ, वो मार्क्स वाला वर्ग संघर्ष। बिल्कुल, इसी माहौल में कार्ल मार्क्स जैसे विचारक सामने आए। उन्होंने इस नई पूंजीवादी व्यवस्था का गहरा विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि कैसे इसमें मजदूरों का शोषण हो रहा है और कैसे इन दो वर्गों के बीच संघर्ष होना तय है। उनके साथी फ्रेडरिक एंगल्स ने खुद इंग्लैंड के औद्योगिक शहरों में जाकर मजदूरों की भयानक हालत अपनी आंखों से देखी और उसके बारे में लिखा। तो मतलब आलोचना भी हुई इस नए सिस्टम की। हाँ, जबरदस्त आलोचना हुई। दूसरी तरफ एडम स्मिथ जैसे विचारकों ने मुक्त बाजार और पूंजीवाद का समर्थन भी किया। तो ये सारे विचार, चाहे वो आलोचना हो या समर्थन, समाज, अर्थव्यवस्था, वर्ग और असमानता पर एक नई बहस छेड़ रहे थे। समाजशास्त्र ने इन्हीं मुद्दों को अपनी जांच का मुख्य विषय बनाया। तो ये बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनके परिवारों पर भी तो असर डाल रहे होंगे। क्या समाजशास्त्र ने इसे भी समझने की कोशिश की? बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। समाजशास्त्र सिर्फ बड़ी बड़ी संरचनाओं को ही नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि उनका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। और औद्योगिक क्रांति ने परिवार के रूप को ही बदल दिया। कैसे? पहले कैसे थे परिवार? देखिए, औद्योगिकरण से पहले यूरोप में ज्यादातर लोग गांव में रहते थे। परिवार आमतौर पर बड़े होते थे, संयुक्त परिवार, जहां कई पीढ़ियां साथ रहती थीं। घर ही काम की जगह थी, खेत में या हाथ से कुछ बनाने का काम। शादी ब्याह भी अक्सर परिवार की जरूरतें और सामाजिक हैसियत देखकर तय होते थे। और हाँ, घर का मुखिया आमतौर पर पुरुष होता था। अच्छा, मतलब सब एक साथ रहते और काम करते थे। हाँ, ज्यादातर। लेकिन जब कारखाने लगे और लोग काम के लिए शहरों में जाने लगे तो सब बदल गया। शहरों में जगह कम थी, जिंदगी तेज थी। बड़े संयुक्त परिवार वहां टिक नहीं पाए। उनकी जगह छोटे एकल परिवारों ने ले ली, यानी पति पत्नी और उनके बच्चे। एमिल दुर्खीम, एक और बड़े समाजशास्त्री, ने इसे समाज के बड़े बदलाव का हिस्सा माना। उन्होंने कहा कि पुराना समाज यांत्रिक एकजुटता या मैकेनिकल सॉलिडेरिटी पे टिका था, जहां लोग परंपरा और रिश्तेदारी से जुड़े थे, एक जैसा सोचते थे, एक जैसा काम करते थे। नया औद्योगिक समाज जैविक एकजुटता या ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पर आधारित था, जहां लोग अपनी अलग अलग विशेषज्ञता और काम की वजह से एक दूसरे पर निर्भर थे। जैसे शरीर के अलग अलग अंग, सब अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर थे। ये दिलचस्प है। और घर में मर्दों और औरतों की भूमिकाओं पर क्या असर पड़ा? हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव था।
पुरुष घर से बाहर निकलकर कारखानों या दफ्तरों में कमाने वाले बन गए, ब्रेड विनर, और महिलाएं घर की चारदीवारी में सिमट गई। उनकी जिम्मेदारी घर संभालना और बच्चों की देखभाल करना हो गई। इसे पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर का बंटवारा भी कहते हैं। अच्छा, फ्रेडरिक एंगल्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि पूंजीवाद ने घर के अंदर भी पुरुषों का दबदबा और महिलाओं की अधीनता को और पक्का कर दिया, क्योंकि पैसा कमाने की ताकत पुरुषों के हाथ में आ गई थी। लेकिन क्या इसे चुनौती नहीं मिली? मिली, बिल्कुल मिली। इसी दौर में व्यक्तिवाद और महिलाओं के अधिकारों की बातें भी उठने लगी थीं, जो धीरे धीरे इस व्यवस्था को चुनौती दे रही थीं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक बड़ा आर्थिक बदलाव जैसे औद्योगिकरण सीधे सीधे परिवार जैसी बुनियादी सामाजिक संस्था को बदल रहा था। लोगों के रिश्ते, उनकी भूमिकाएं, सब कुछ। ये वाकई दिखाता है कि कैसे बड़े बदलाव व्यक्तिगत जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो हमने देखा कि ज्ञानोदय के विचारों, विज्ञान की प्रेरणा और फिर इन दो क्रांतियों की उथल-पुथल ने मिलकर समाजशास्त्र के लिए मंच तैयार किया। लेकिन सिर्फ समस्याएं गिनाना या विचार देना काफी नहीं था। समाजशास्त्र ने खुद को दर्शन या इतिहास से अलग एक वैज्ञानिक अनुशासन के तौर पर कैसे स्थापित किया? वो क्या तरीके थे जिनसे समाज का अध्ययन करने की कोशिश की गई? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सिर्फ विचार देना काफी नहीं था, उन्हें साबित भी करना था, या कम से कम व्यवस्थित तरीके से पेश करना था। शुरुआती समाजशास्त्रियों का यही लक्ष्य था, समाज को समझने के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका विकसित करना। ये सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं थीं, बल्कि ठोस तरीकों पर आधारित थीं। तो क्या थे वो तरीके? सबसे पहली बात थी अनुभवजन्य अध्ययन, एम्पिरिकल स्टडी पर जोर। मतलब समाज के बारे में जानने के लिए सिर्फ किताबी बातें या अंदाजे नहीं चलेंगे, बिल्कुल, बल्कि असल दुनिया में जाकर देखना होगा, आंकड़े इकट्ठे करने होंगे, सबूत जुटाने होंगे। ऑगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद इसी बात पर जोर देता था कि हमें वही मानना चाहिए जिसे हम देख या माप सकते हैं। मतलब फील्ड में जाकर सर्वे करना, इंटरव्यू लेना, आंकड़े देखना, ऑब्जर्व करना। बिल्कुल, जैसे किसी समुदाय पर किसी नई नीति का क्या असर हुआ है, ये जानने के लिए वहां जाकर लोगों से बात करना, सर्वे करना। और इसी से जुड़ा है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी का सिद्धांत। एमिल दुर्कीम ने इस पर बहुत जोर दिया। वस्तुनिष्ठता मतलब बिना किसी पक्षपात के। हाँ, उनका कहना था कि समाजशास्त्री को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, पसंद नापसंद या पूर्वाग्रहों को अपने अध्ययन से दूर रखना चाहिए। उन्होंने सामाजिक तथ्यों, सोशल फैक्ट्स की बात की, यानी समाज की वो चीज़ है जो व्यक्ति से बाहर है और उस पर दबाव डालती हैं, जैसे कानून, रीति रिवाज, नैतिकता। दुर्खीम का मानना था कि हमें इन सामाजिक तथ्यों का अध्ययन ऐसे करना चाहिए जैसे वैज्ञानिक किसी बाहरी वस्तु का करते हैं, पूरी तरह निष्पक्ष होकर। जैसे आत्महत्या की दरें, वो एक सामाजिक तथ्य है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? समाज का अध्ययन तो इंसानों का अध्ययन है, और इंसान की भावनाओं, विचारों को पूरी तरह नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? ये एक बहुत अहम सवाल है और समाजशास्त्र में इस पर हमेशा बहस रही है। ये बिल्कुल सही है कि पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होना शायद मुमकिन न हो। मैक्स वेबर जैसे विचारकों ने इसका एक अलग पहलू सामने रखा। उन्होंने वर्शतेहिन का तरीका सुझाया, जिसका मतलब है सहानुभूतिपूर्ण समझ। सहानुभूतिपूर्ण समझ मतलब? वेबर ने कहा कि हमें सिर्फ बाहरी व्यवहार को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि लोगों के कामों के पीछे छिपे अर्थ, उनके इरादों और भावनाओं को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके नजरिए से दुनिया को देखना। तो यहाँ वस्तुनिष्ठता के साथ साथ व्यक्ति के नजरिए को समझने पर भी जोर था। ये दिखाता है कि समाजशास्त्र में अलग-अलग तरीके विकसित हुए हैं। अच्छा। हाँ, कुछ ज्यादा मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव आंकड़ों पर जोर देते हैं, जैसे सर्वे के नतीजे, जनगणना के आंकड़े, और कुछ गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव यानी गहरी समझ पर जोर देते हैं, जैसे लंबे इंटरव्यू लेना, लोगों के जीवन के अनुभव जानना। तो मतलब आंकड़े भी देखने हैं और लोगों के अनुभव भी समझने हैं, एक तरह का मिला-जुला तरीका। हाँ, अक्सर बेहतरीन समाजशास्त्रीय काम इन दोनों तरीकों को मिलाता है, और इन सबको मिलाकर सिद्धांत निर्माण करना है। समाजशास्त्र सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उस जानकारी के आधार पर समाज के काम करने के तरीके को समझाने वाले सिद्धांत बनाता है। जैसे मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। बिल्कुल, या दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत।
फिर इन सिद्धांतों को और ज्यादा शोध करके परखा जाता है, उनमें सुधार किया जाता है या नए सिद्धांत बनाए जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग यानी सवाल उठाना, चीजों को जस का तस स्वीकार न करना बहुत जरूरी है। समाजशास्त्री सतह के नीचे छिपी संरचनाओं, शक्ति के रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं। तो संक्षेप में समाजशास्त्र ने वैज्ञानिक तरीकों जैसे आंकड़े जमा करना, निष्पक्ष रहने की कोशिश करना, सिद्धांत बनाना और परखना को अपनाया, लेकिन साथ ही इंसानी व्यवहार की जटिलता और उसके पीछे के अर्थ को समझने की जरूरत को भी पहचाना। बिल्कुल सही कहा आपने। यही कोशिश थी कि समाज का अध्ययन तर्कसंगत और व्यवस्थित तरीके से किया जाए ताकि उसकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा और शायद हल भी किया जा सके। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने ज्ञानोदय के विचारों से शुरू करके 2 बड़ी क्रांतियों का असर को देखा और समझा कि कैसे समाजशास्त्र ने एक अलग और वैज्ञानिक विषय के रूप में अपनी जगह बनाई। क्या मुख्य बातें रहीं? हाँ, अगर मुख्य बातों को समेटें तो पहली बात, समाजशास्त्र आधुनिक युग की चुनौतियों जैसे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, सामाजिक बदलाव का सामना करने के लिए एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक कोशिश के तौर पर उभरा। ये कोई अचानक से नहीं आया, इसकी जरूरत महसूस हुई। ठीक है। दूसरी, इसने समाज को समझने के लिए अनुभवजन्य तरीकों यानी सबूतों पर आधारित अध्ययन, वस्तुनिष्ठता या कम से कम उसकी कोशिश और आलोचनात्मक विश्लेषण को अपनाया। तीसरी, इसकी शुरुआत ही बड़े सामाजिक बदलावों जैसे क्रांतियां, औद्योगिक समाज का बनना, परिवार में परिवर्तन के अध्ययन से हुई। ये दिखाता है कि ये विषय समाज में होने वाले व्यापक परिवर्तनों को समझने के लिए कितना प्रासंगिक है। सही। और चौथी, कॉम्ट, मार्क्स, दुर्खीम, वेबर जैसे क्लासिकल विचारकों से लेकर आज के शोध तक समाजशास्त्र लगातार तर्क और सबूतों के सहारे समाज के गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करता है और उम्मीद है कि सामाजिक बेहतरी में भी योगदान देता है। ये तो साफ है कि ये विषय हमारी जटिल दुनिया को समझने के लिए कितना जरूरी बन गया है। इसने हमें समाज को देखने का एक नया नजरिया और उसे व्यवस्थित ढंग से पड़ताल करने के तरीके दिए हैं। और ये सफर आज भी जारी है। जैसा मैंने पहले कहा, समाजशास्त्र लगातार खुद को विकसित कर रहा है ताकि आज की नई चुनौतियों जैसे डिजिटल दुनिया का प्रभाव, बढ़ती असमानता, पर्यावरण संकट, पहचान की राजनीति, इन सबको समझ सके और उनके हल ढूंढने में मदद कर सके। बिल्कुल। इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में एक विचार छोड़ना चाहेंगे श्रोताओं के लिए। हमने देखा कि समाजशास्त्र की जड़ें औद्योगिक क्रांति जैसे बड़े सामाजिक बदलावों का विश्लेषण करने में हैं। तो सोचिए, भविष्य के समाजशास्त्री हमारे युग के बड़े बदलावों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पर असर या गहराता हुआ जलवायु परिवर्तन का विश्लेषण कैसे करेंगे? इन नई हकीकतों को समझने के लिए उन्हें किन नए सैद्धांतिक औजारों या तरीकों की जरूरत पड़ेगी? ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, बहुत दिलचस्प सवाल है ये सोचने के लिए।